हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। तो कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की, तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई शैल स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस लेसन से इन कंटिन्यूएशन है। मॉड्यूल ए के चैप्टर 1 में हम ये फॉरेन एक्सचेंज की क्लास को कर रहे हैं। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें पहले हम कॉन्सेप्ट को, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं और फिर पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आसानी से आप उनके आंसर दे सकते हैं। तो लास्ट हम सेशन में डिस्कशन लास्ट में शुरू किए थे क्रेडिट रिस्क को लेकर के, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए थे। इसीलिए पहले जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूं और फिर आगे हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो क्रेडिट रिस्क क्या है? आपको बताया गया था लास्ट लेसन के अंदर, इट इज रिस्क ऑफ लॉस विच अराइजेज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी, दैट इज नंबर 1, और बिकॉज ऑफ अनविलिंगनेस, दैट इज नंबर 2। इनएबिलिटी या किसका? अनविलिंगनेस, काउंटर पार्टी का। जब काउंटर पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को ऑन मैच्योरिटी नहीं मीट करती तो अराइज होता है क्रेडिट रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज के जब हम अंदर बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की, तो काउंटर पार्टी को हमने ध्यान में जरूर रखना है। सो काउंटर पार्टी क्या हो सकती है? सो लेट अस सी दिस एग्जांपल। सो वी हैव बैंक ए, सो दे एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड। तो दे परचेज एंड XYZ इज टू सेल, और डिलीवरी होगी ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने तक या ऑन मैच्योरिटी अगर किसी कारण XYZ ये डिलीवरी नहीं कर पाता फॉरेन एक्सचेंज की, या वो जानबूझ के डिलीवरी नहीं करता, तो वो काउंटर पार्टी है। तो इस काउंटर पार्टी की इनएबिलिटी के कारण या अनविलिंगनेस के कारण जो ऑब्लिगेशन उसने कंप्लाई नहीं की, उसके कारण होने वाले लॉस को हम रिस्क को हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। दिस रिस्क इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। तो प्री सेटलमेंट रिस्क को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट कि ये रिस्क क्या होता है। प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रिस्क कब अराइज होता है? अभी ड्यू डेट नहीं आई है, अब मैच्योरिटी डेट अभी दिन नहीं आई है, लेकिन मैच्योरिटी डेट से पहले ही जो XYZ है ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, और वो भी ड्यू डेट से पहले। तो उस केस में कौन सा रिस्क अराइज होगा? प्री सेटलमेंट रिस्क, यानी सेटलमेंट रिस्क से पहले ही ये सिचुएशन अराइज होगी। तो इस केस में बैंक ए को अब क्या करना होगा? बिकॉज बैंक ए परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा है, तो उसके बेसिस के ऊपर बैंक ए ने कोई सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा अपनी ट्रांजैक्शन को हेज करने के लिए। तो अब बैंक ए को क्या करना पड़ेगा? अब बैंक ए को किसी नई काउंटर पार्टी को ढूंढना होगा और उससे वो परचेज करेगा एट ऑन गोइंग मार्केट रेट्स। यानी एक तो बैंक नई काउंटर पार्टी तलाश करेगा और दूसरा जो परचेज करेगा वो उस समय का जो रेट होगा मार्केट का, विच में बी मोर, तो उसके ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए वो परचेज करेगा। तो प्री सेटलमेंट रिस्क में इस प्रकार से सिचुएशन अराइज होती है। इन केस ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग, क्रेडिट रिस्क अराइजेस फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बोरर्स फेलियर टू रिपे ए लोन और मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। यहां तक हम बात कर रहे थे
फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्रेडिट रिस्क, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंडिंग एंड बोरिंग ट्रांजैक्शन के बीच में। सो लेंडिंग एंड बोरिंग ट्रांजैक्शन में क्रेडिट रिस्क कैसे अराइज होता है? तो ये अराइज होता है बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बोरोर्स फेलियर। तो यहाँ पे बोरोर हमने वर्ड यूज करते हैं। तो जब नॉर्मल क्रेडिट रिस्क है तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बोरोर्स का फेलियर टू रिपे द लोन और मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। लेकिन जब हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट काउंटर पार्टी। It also arises from issuer's failure in paying coupon amount or repaying the principal amount on maturity in respect of bonds, debentures, commercial paper, intercorporate deposits issued by a company। ये तीसरी सिचुएशन हो गई क्रेडिट रिस्क के लिए। तो ये और किस कारण अराइज हो सकता है? अगर कोई कंपनी इशू करती है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या कमर्शियल पेपर या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, और किसी कारण ऑन मैच्योरिटी वो रीपेमेंट नहीं कर पाती या वो इंटरेस्ट के अमाउंट को पे नहीं कर पाती, जिसको हम कूपन अमाउंट कहते हैं, तो कौन सा रिस्क अराइज हो जाएगा? इन दैट केस ऑल्सो क्रेडिट रिस्क विल अराइज। तो फॉरेन एक्सचेंज में कैसे अराइज होता है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। क्रेडिट ऑपरेशन में बोरिंग लैंड में कैसे राइज होता है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। और अगर बॉन्ड, डिबेंचर एटसेट्रा इश्यू करने वाले इश्यूअर जो हैं वहां पे क्रेडिट रिस्क कैसे राइज होता है तो वो भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आई होप ये सारे के सारे हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे ऐड कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर that you have been able to understand credit risk properly। आपने क्रेडिट रिस्क को appropriately अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये कंफर्मेशन जरा मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपके इस प्रकार के कमेंट्स को पढ़ करके जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो मोटिवेटेड महसूस कर बेनिफिट लेना पसंद करते हैं। तो कर दीजिए छोटी सी कंफर्मेशन। डिफॉल्ट में राइज बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द बोरोज बिजनेस, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इकोनॉमी एटसेट्रा। तो ये रीजन दिए हैं डिफॉल्ट के पीछे। तो इश्यूअर के द्वारा या बोरोर के द्वारा ये रीपेमेंट ना कर पाने के पीछे रीजन क्या है? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द बोरोर्स बिजनेस। बोरोर का जो बिजनेस है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, या जो इंडस्ट्री है एज ए होल वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही, या इकोनॉमी है एज ए होल वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही। तो इनमें से कोई भी रीजन उस डिफॉल्ट के हो सकते हैं। अब क्रेडिट रिस्क के अंदर सेटलमेंट रिस्क क्या रहता है? तो ये दूसरा पार्ट है प्री सेटलमेंट के बाद। इट इज रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस बिटवीन टू करेंसीज टू बी एक्सचेंज्ड। तो सेटलमेंट रिस्क फॉरेन एक्सचेंज के अंदर किस कारण अराइज होता है? ये अराइज होता है टाइम जोन डिफरेंस के कारण। अगर किसी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट लेट अस से जुलाई 12 को ड्यू है, तो अगर ये ट्रांजैक्शन ऑस्ट्रेलिया की पार्टी और यूएसए की पार्टी के बीच में है तो दोनों के अंदर जो टाइम डिफरेंस है वो तकरीबन 17 to 18 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। यानी जुलाई 12 ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूएसए के कंपैरिजन में 17-18 आवर्स पहले पूरी हो जाती है। तो इस टाइम जोन डिफरेंस के कारण अगर काउंटर पार्टी फेल हो जाती हैं तो उस रिस्क को हम कहते हैं सेटलमेंट रिस्क एज पार्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क। और उसमें दो करेंसीज कम से कम इन्वॉल्व होती हैं। तो करेंसी कौन सी हो सकती हैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्वॉल्व हो सकता है, यूएस डॉलर इन्वॉल्व हो सकता है।
यानी ब्रॉडली हमने क्या ध्यान रखना है, करेंसी एक से ज़्यादा है, सेम करेंसी नहीं है, फेलियर काउंटर पार्टी का है, और तीसरा सेटलमेंट का ये फेलियर टाइम जोन डिफरेंस के कारण है, तो तब हम कहेंगे इसको सेटलमेंट रिस्क। It happens when one party performs its part of the contract by delivering the currency to be delivered by it. तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन पार्टी है उसने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवर कर दिया उसको जो करेंसी डिलीवर करनी थी, लेकिन जो काउंटर पार्टी है यानी यूएसए वाली पार्टी वो फेल हो जाती है बिफोर डिलीवरिंग द करेंसी, और इसमें वो डिफरेंस है टाइम जोन का, तो इसके चलते सेटलमेंट रिस्क अराइज होता है। बैंक हर्स्टेट एग्जाम्पल, बैंकिंग हिस्ट्री में सेटलमेंट रिस्क से रिलेटेड बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक हर्स्टेट एग्जाम्पल। इन दिस केस रिस्क अरोज ड्यू टू फेलियर ऑफ ए जर्मन बैंक Hersted in Frankfurt in the year 1974 due to time zone difference। तो ये केस किसको रिलेट करता है, बैंक हर्स्टेड को। ये जर्मन का बैंक था जो फेल हो गया था 1974 के अंदर, और ये सेटलमेंट रिस्क अराइज हुआ था बिकॉज ऑफ टाइम जोन डिफरेंस। काउंटर पार्टी इन केस ऑफ इंटरबैंक डीलिंग एग्जाम्पल, सो काउंटर पार्टी, now on April 3rd, Bank A in Frankfurt, Germany bought euro 1 million at 1.1550 from Bank B in New York, USA. Value support थी 5th April की। Presume both centers are open on 5th April. So ये ट्रांजैक्शन कब हुई, 3rd April को ये ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक A जर्मनी में था और बैंक बी न्यूयॉर्क यूएसए में था। ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी यूरो 1 मिलियन और वैल्यू स्पॉट रेट डिलीवर होनी थी 5th अप्रैल को, और 5th अप्रैल जर्मनी में भी और यूएसए में भी वर्किंग डे अज्यूम किया गया। तो इस कारण ये रिस्क अराइज होता है अगर इसके अंदर एक पार्टी अपनी ट्रांजैक्शन को पूरा कर देती है और दूसरी पार्टी अपनी ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं कर पाई। जैसे बैंक हर्स्टेट अपनी ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं कर पाया, तो जिसके कारण वर्ल्ड के बहुत सारे बैंकों को लॉस हुआ। तो ये एग्जाम्पल है बैंक हर्स्टेट की। सो दिस मीन्स बैंक ए इन फ्रैंकफर्ट विल रिसीव यूरो 1 मिलियन फ्रॉम बैंक बी, वैल्यू 5th नवंबर। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखी, इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक जो जर्मनी वाला बैंक है उसको तो 1 मिलियन मिल जाएंगे यूरो 3rd अप्रैल को इटसेल्फ, डिलीवरेबल 5th अप्रैल। सो दिस मीन बैंक ए इन फ्रैंकफर्ट विल रिसीव यूरो 1 मिलियन फ्रॉम बैंक बी, वैल्यू 5th नवंबर। इन कंसिडरेशन हैज टू रिमिट दिस मच अमाउंट टू बैंक बी इन न्यूयॉर्क। तो ये अमाउंट 100 ही होना चाहिए, यहाँ पे अमाउंट गलत लिया गया है, तो उसको रिमिट करने हैं दिस वैल्यू ऑन 5th, क्योंकि उसको सेटलमेंट करनी है ऑन 5th। ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस बैंक वी विल रिमिट यूरो दिस मच टू बैंक ए फर्स्ट एंड विल एक्सपेक्ट रिसीट ऑफ काउंटर वैल्यू यूएस डॉलर्स दिस मच व्हेन यूएसए ओपन्स। तो ये वैल्यू हमारी इतनी ही बनती है। इन द मीन टाइम देर आर एनी एडवर्स इवेंट्स, इफ देर इज एनी एडवर्स इवेंट बैंक ए फेल्स बिफोर इट कैन रिमिट यूएस डॉलर्स दिस मच टू बैंक बी, बैंक वी विल लूज अमाउंट ऑफ यूरो दिस मच इट हैज ऑलरेडी रिमिटेड। सो इसके अंदर यूएसए वाला बैंक वो ऑलरेडी रिमिट कर चुका है फंड्स जर्मन वाले बैंक को, लेकिन जर्मन वाला बैंक फेल हो जाता है जिसके कारण वो रिमिट नहीं कर पाता। और अगर वो 3rd डे को ही होता, वैल्यू डेट 3rd होती, तो उस केस में जर्मन वाला बैंक भी रिमिट कर पाता एंड देन दैट ट्रांजैक्शन वुड हैव बीन सेटल्ड।
तो सेटलमेंट रिस्क उसमें अराइज ना होता। सो दिस अमाउंट हैज़ बीन करेक्टेड एवरीवेयर, हर जगह के ऊपर अमाउंट को करेक्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सेटलमेंट रिस्क है वो अराइज होता है। तो सेटलमेंट रिस्क में हमने टाइम जोन डिफरेंस को माइंड में रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? तो क्रेडिट रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिस्क ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द मार्केट वेरिएबल्स, risk of loss because of counterparty's inability or unwillingness to meet obligations, risk of loss because of political instability in different country, risk of loss because of change in value of currency in which position is held। तो क्रेडिट रिस्क को इनमें से हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? सो क्रेडिट रिस्क को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्रेडिट रिस्क हम कैसे डिफाइन करेंगे। रिस्क ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ चेंज इन मार्केट वेरिएबल, तो ये तो क्रेडिट रिस्क नहीं बनता है। इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ काउंटर पार्टी, यस ये तो बनता है। और देख लेते हैं और तो नहीं कोई बनता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये उसके पीछे रीजन हो सकता है, नॉट द रिस्क इटसेल्फ। ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसी इन जे, ये भी क्रेडिट रिस्क नहीं बनता पोजीशन होल्ड होने के कारण। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है बी, क्योंकि जो डी है वो रिलेट करता है एक्सचेंज रिस्क को। व्हाट इज प्री सेटलमेंट रिस्क? प्री सेटलमेंट रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग बिकॉज ऑफ बोरोर्स फेलियर टू रिपे ए लोन, रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, risk of loss because of adverse change in value of currency in which position is held, risk of loss because of change in market variables। हमने आइडेंटिफाई करना है प्री सेटलमेंट रिस्क इनमें से कौन सा बनता है। प्री सेटलमेंट रिस्क, सो बोरर की फेलियर प्री सेटलमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन काउंटर पार्टी की फेलियर, बोरर की फेलियर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्री सेटलमेंट को रिलेट करती है। तो प्री सेटलमेंट में हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि ये बिफोर मैच्योरिटी फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी को रिलेट करता है। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, नो इट इज नॉट एनफ। तो फिर हम इसको ज्वाइन क्यों करें? बिकॉज ये हमारे स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत यूजफुल है, इसीलिए हमें इस क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। और पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक हम फुल सिलेबस को कवर नहीं करेंगे, हमें नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लाइव क्लास में टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इश्यूज आ रहे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, आप फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट बाय यू। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं काफ़ी सारी, लेकिन क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए इस बुक्स में कम मिलते हैं, तो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। केस स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एग्जाम में, लेकिन बहुत सारी केस स्टडीज़ नहीं मिलती, वर्चुअली ना के बराबर केस स्टडीज़ हैं। और इस सभी का रिजल्ट क्या होता है? हमें बार बार पेपर में अपीयर होना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। फ्रेंड्स, इन वीडियो लेसन्स के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाता है एंड एज ए रिज़ल्ट आप पूरे सिलेबस को कवर भी कर लेते हैं। हमारे केस स्टडी पैकेज में आपको विद सॉल्यूशन बहुत सारी केस स्टडीज़ मिलती हैं, तो आपकी केस स्टडीज़ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की ये भी हो जाती है।
तो अगर इतना सारा कुछ आसानी से अवेलेबल है, वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी, तो वाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें, और जब आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो इसके कोर्स पेज में जाइए और जो भी प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लीजिए। अब हम बाकी वापस क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। इन केस ऑफ लैंडिंग एंड बोरिंग, क्रेडिट रिस्क अराइजेज बिकॉज ऑफ, अगर वो ट्रांजेक्शन लैंडिंग एंड बोरिंग की है, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो क्रेडिट रिस्क इनमें से किसके चलते अराइज होता है? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ बोरर्स बिजनेस, एडवर्स चेंज इन मार्केट वेरिएबल्स, नॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट काउंटर पार्टी, फेलियर ऑफ टू मीट ऑब्लिगेशन एट मेच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन। हमने बताना है क्रेडिट रिस्क इनमें से कब अराइज होता है। So in case of lending and borrowing activity, credit risk arises from, तो it arises from failure to meet the obligation, जब मेच्योरिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन को मीट नहीं किया जाता, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, रीपेमेंट नहीं किया जाता, तो तब ये रिस्क अराइज होता है। और उसके पीछे रीजन हो सकता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ बोरर्स बिजनेस। तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ बोरर बिजनेस ये रिस्क नहीं है डायरेक्टली। रिस्क कौन सा है? तो क्रेडिट रिस्क ऑप्शन डी है। व्हाट इज सेटलमेंट रिस्क? द रिस्क ऑफ नॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ए काउंटर पार्टी, रिस्क ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ ए चेंज इन मार्केट वेरिएबल, रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिस्क ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ काउंटर पार्टीज इनएबिलिटी टू सेटल द ऑब्लिगेशन। तो सेटलमेंट रिस्क कब अराइज होता है, या कौन सा रिस्क है जो सेटलमेंट रिस्क, इनमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो बेस्ट ऑप्शन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है वो? तो यहां पे जो ऑप्शन बनता है वो बनता है डी, रिस्क ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ काउंटर पार्टीज इनएबिलिटी टू सेटल द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को सेटल ना कर पाना, और वो टाइम जोन के कारण है। क्रेडिट रिस्क कैन अराइज फ्रॉम इश्यूअर्स फेलियर इन पेइंग कूपन अमाउंट एंड रिपेइंग प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो क्रेडिट रिस्क है, इश्यू करने वाला जो एंटिटी है, अगर वो कूपन पे नहीं करती या प्रिंसिपल अमाउंट को ऑन मेच्योरिटी नहीं पे करती, तो ये राइज हो जाता है इनमें से किसके कारण, किस इंस्ट्रूमेंट्स के कारण? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इक्विटी शेयर्स हेल्ड, एडवर्स चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी करेंसी जो होल्ड की इन विच पोजीशन इज बिल्ट, या नॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट काउंटर पार्टी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है आंसर इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन? तो आइडेंटिफाई करें, तो विच क्वेश्चन आंसर इज द करेक्ट वन? तो ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है, या डी बनता है? हमने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया है, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, तो इट इज ऑप्शन ए विच इज आवर आंसर। तो जब हम बात करते हैं इश्यूअर के केस में, तो इश्यूअर किन का होता है? बॉन्ड्स का इश्यूअर, डिबेंचर का इश्यूअर, कमर्शियल पेपर का इश्यूअर, या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का इश्यूअर। व्हाट इज सेटलमेंट रिस्क? क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया लेकिन फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। Risk of loss because of inability or unwillingness of counterparty to meet obligations on maturity. Risk of failure of counterparty before maturity of the contract. Risk of failure of counterparty during course of settlement. Risk arising because of non-enforceability of contract against counterparty. Virtually ये repeat हो गया है क्वेश्चन, तो आंसर हमारा बनेगा इसके अंदर सी। So in the course of settlement, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ बैंक हरस्टेट केस? हरस्टेट बैंक का जो केस है उसमें एग्जाम्पल किस चीज की है? काउंटर पार्टी इन केस ऑफ इंटर बैंक डीलिंग एग्जाम्पल, फेलियर ऑफ जर्मन बैंक ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस,
risk of failure of counterparty before maturity of the contract, risk arising on account of non-enforceability of contract against a counterparty। जो एग्जाम्पल बैंक हार्स्टेड की है तो इनमें से वो किसको रिलेट करती है ऑप्शंस में से? सो वो रिलेट करती है जर्मन बैंक की फेलियर बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंट जोन। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। What is bank A buying from bank B in New York in the given example? जो एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी उस एग्जाम्पल में बैंक A बैंक B से क्या परचेज कर रहा है? यूरो परचेज कर रहा है इस रेट के ऊपर, यूएस डॉलर परचेज कर रहा है, यूरो परचेज कर रहा है या ये परचेज कर रहा है। सो व्हाट इज दैट अमाउंट? So what is the answer? फ्रेंड इससे पहले कि आंसर दिया जाए मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो वैल्यू यूएस डॉलर की यहाँ पे दी गई थी ये करेक्ट थी, बिकॉज ये यूरो था और ये यूएस डॉलर्स था। तो क्योंकि रेट यूएस डॉलर का हमने एग्जाम्पल में 1.55 देखा था एक यूरो के लिए, तो 1 यूरो इज इक्वल टू 1.55 यूएस डॉलर, इसलिए यहाँ पे यूएस डॉलर की जो वैल्यू 1,055,000 दी है ये करेक्ट वैल्यू है। तो मैंने इसको वापस वो वैल्यू करेक्ट कर दिया है सो दैट हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना आए कि उस वैल्यू को रिड्यूस क्यों किया गया था। तो व्हाट बैंक ए बाइंग फ्रॉम बैंक बी इन न्यूयॉर्क इन द गिवन एग्जाम्पल? तो गिवन एग्जाम्पल में क्या बाय किया गया है? तो इट इज यूरो बाय किए गए थे जो बैंक बी ने न्यूयॉर्क वाले ने डिलीवर कर दिए थे, लेकिन बैंक ए डिलीवर नहीं कर पाया था यूएस डॉलर जो उसने डिलीवर करने थे बिकॉज ऑफ द टाइम जोन डिफरेंस, जिसके कारण सेटलमेंट रिस्क अराइज हुआ था। What is bank B expecting when USA opens in the given example? तो बैंक B क्या एक्सपेक्ट कर रहा था गिवन एग्जाम्पल के अंदर? रिमिटेंस ऑफ यूरो 1 मिलियन, रिसीट ऑफ काउंटर वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर दिस मच, रिमिटेंस ऑफ यूएस डॉलर दिस मच, या नन ऑफ द अबव। तो बैंक बी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था जब यूएसए ओपन होना था? तो बैंक बी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको यूएस डॉलर्स 155,000 मिलने वाले हैं, तो ये उसको मिलने वाले हैं। What will happen if bank A fails before it can remit US dollar this much to bank B in the given example? Given example के अंदर अगर बैंक A फेल हो जाता है और रिमिट नहीं कर पाता this much amount, तो then what will happen? Bank B will lose the amount US dollar it has already remitted. Bank A will lose the amount euro this much it has already remitted. Both A and B and none of the above. तो इनमें से कौन सी सिचुएशन अराइज होगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर? तो व्हाट सिचुएशन विल अराइज? तो सिचुएशन अराइज होगी कि जो बैंक बी है ये लूज कर जाएगा दैट अमाउंट। तो जो इसने ऑलरेडी इसकी वैल्यू यूरो में रिमिट कर दी है, तो दिस मच अमाउंट बैंक बी विल लूज। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो वहाँ सूटेबली हम आपके क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। अगर कोई आपकी जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप इस ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हैं अपनी जनरल क्वेरी के लिए। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लेसन दिखाने की कोशिश करेगा। इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वो भी बेल आइकन पुश करके, तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिसके कारण हमारी बहुत सारी क्लासेस आप मिस कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ। तो आज के इस सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे।
इसके बाद जो लिक्विडिटी रिस्क है या दूसरे रिस्क हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।